जब आदित्य हूर को चेकअप के बारे में बताता है, तभी चेकअप का नाम सुनते ही हूर घबराने लगती है और तभी उसे कुछ याद भी आता है और वो इधर से उधर देखने लगती है। इस वक्त हूर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी ये समझ में आ गया है कि वो किसी होटल में नहीं पर हॉस्पिटल में है, जो उसके लिए किसी नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक जगह थी। तभी वो कांपते हुए आदित्य की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, नहीं, आप मुझे यहाँ से लेकर चलो अदू, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। प्लीज़ हूर को यहाँ नहीं रहना, आप लेकर चलो। इतना कहकर हूर बेड पर से नीचे उतरने लगती है, पर तभी आदित्य उसे पकड़ लेता है। आदित्य हूर को हक करते हुए अपनी थोड़ी सी नर्म आवाज़ में उससे कहता है, एंजल, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। और देखो, मैं भी हूँ ना यहाँ, बस आप अपनी आँखें बंद कर लेना और फिर आपको डर नहीं लगेगा। तभी वो आदित्य की बाहों में छटपटाते हुए आदित्य से कहती है, नो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो। आदित्य हूर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर हूर उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। अभी आदित्य को हूर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ना चाहते हुए भी आदित्य को हूर पर गुस्सा आ ही रहा था और ना चाहते हुए भी उसने अपना काबू खो दिया। तभी आदित्य हूर के दोनों कंधों को पकड़ता है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज़ साद आवाज़ में हूर से कहता है, इनफ इज इनफ हूर, क्या लगा कर रखा है आपने और ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आप क्या कोई छोटे बच्चे हो जो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? एक्ट लाइक ए मैच्योर गर्ल एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन अपना फेस रब करता है, तो वहीं निधि भी आदित्य की बातें सुनकर डर जाती है। इधर हो जब आदित्य की बातें सुनती है तो बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। जब हूर आदित्य से पहली बार मिली थी तो उसे अपने दिल में कुछ अजीब पर एक बेहद सी अच्छी फीलिंग आई थी। भले ही उस वक्त हूर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी उसका दिल तो परफेक्टली काम करता था ना। हूर बचपन से ही किसी अपने के प्यार के लिए तरसती आ रही थी और ऐसे में उसकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे तो शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करने वाला, उसकी केयर करने वाला मिलेगा भी। पर तभी उसकी लाइफ में आदित्य की एंट्री हुई। आदित्य ने हूर को बस कुछ ही घंटों में बहुत प्रोटेक्टिव फील करवाया और शायद इसी वजह से हूर ने अपने इमोशंस को आदित्य के आगे कंट्रोल करना शुरू करने की ज़रूरत नहीं समझा। हूर को भी बाकियों की तरह कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करे, उसे बहुत पैम्पर करे, उसकी हर एक जिद और विश को पूरी करे। जिस तरह से आदित्य हूर का ध्यान रख रहा था, उसका देखभाल कर रहा था, तो उसे देखकर हूर को भी लगा कि वो बिना डरे हुए आदित्य को अपने टर्म्स दिखा सकती है और आदित्य उसे झेलेगा भी। शायद इसी वजह से हूर ने आदित्य को डैडा भी कहा। आखिर एक बाप ही तो उसकी बेटी को
सारे नखरे बिना किसी शिकायत के उठाता है ना। आदित्य की अपनी लिए केयर देख कर वो शायद ये भूल चुकी थी कि वो मनहूस है, जैसा सब उसे कहते थे, और उसे खुश रहने का कोई भी हक नहीं था। आदित्य की बात ने हूर पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी ही डाल दी थी, जिससे हूर अपनी ख्वाबों की दुनिया से अपनी असली दुनिया में आ गई है, जहां उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था, उसे कोई समझने वाला नहीं था। हूर को अब बस कुछ एक धोखा सा लग रहा था, और उसने अपने जितने भी इमोशंस आदित्य के सामने रखे थे, फिर एक बार उसे अपने दिल के किसी कोने में बंद कर दिया। अब हूर को खुद भी ये बात पता नहीं थी कि वो फिर से अपने इमोशंस को किसी के आगे रख पाएगी या फिर नहीं। हूर के दिल में अभी सिर्फ एक खालीपन सा बचा हुआ था, और उसका चेहरा पूरा एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। तभी वो बिना किसी इमोशंस के पूरे बैंक फेस के साथ आदित्य से कहती, सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी कि हूर की वजह से आपको या फिर किसी और को कोई भी परेशानी या तकलीफ ना हो। हूर की ये बातें सुनकर आदित्य के तो दिल में एक चुभन सी महसूस होती है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं अर्जुन तो बस हूर के एक्सप्रेशन चेहरे को देख ही रहा था। तभी अर्जुन हूर की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, अदू, तूने सब कुछ बिगाड़ दिया यार, सब कुछ। नाउ आई एम डैम श्योर कि इसके लिए आगे तुझे बहुत पछतावा होगा। वी लॉस्ट हर यार, वी लॉस्ट हूर। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए कहता है, नाउ ले डाउन ऑन दिस बेड साइलेंटली। आदित्य का ऑर्डर सुनते ही हूर किसी रोबोट की तरह चुपचाप बेड पर लेट जाती है, और तभी आदित्य निधि की तरफ आते हुए उससे कहता है, मेरे साथ आओ। निधि आदित्य की बात सुनते हुए एक कॉर्नर से थोड़ा दूर में जाती है, और वहाँ आदित्य निधि को हूर के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताता है। आदित्य की बात सुनने के बाद निधि के तो पैरों तले जमीन ही हिल जाती है, और अब उसे हूर के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी आदित्य निधि से कहता है, तुम अपना काम शुरू करो, हम दोनों बाहर ही वेट करते हैं। निधि बस अपना सिर हिलाती है, और तभी आदित्य हूर के पास आता है, जो बस उस बेड पर लेटे हुए फैन की तरफ ही देख रही थी। तभी आदित्य हूर के पास आते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, और अपनी सॉफ्ट आवाज़ में हूर की तरफ देखकर कहता है, मैं बस बाहर हूँ एंजल, आप डरना नहीं। हूर बिन कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है, और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इधर नेत्री कुछ नर्स के साथ मिलकर हूर को चेक करने लगती है। आधे घंटे बाद वही रूम के बाहर आदित्य अपने फ़ोन में लगा हुआ था, और अर्जुन बस आदित्य की तरफ देखे जा रहा था। तभी आदित्य की नज़र अर्जुन पर पड़ती है। आदित्य एक पल के लिए तो चौंक जाता है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था, और वो बस आदित्य को ही घूरे जा रहा था। अर्जुन को वैसे देखकर आदित्य अर्जुन से पूछता है, अब तुझे क्या हुआ, और तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे तू मुझे कच्चा ही खा जाएगा। तभी अर्जुन
अपनी गुस्से भरी आवाज़ में आदित्य से कहता है, तुझे एक बात सच बताऊं? आदित्य सिर्फ अपनी आईब्रोज ऊपर उठाता है और तभी अर्जुन अपना सारा गुस्सा आदित्य पर निकालते हुए उससे कहता है, तो हूर को डिजर्व ही नहीं करता। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य बौखला सा जाता है और फिर उस पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और तुझे कुछ होश है कि तू क्या बोले जा रहा है? तब भी अर्जुन आदित्य पर भड़कते हुए उससे कहता है, क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुझ में, या तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तूने अंदर क्या बोला है? तूने उस बच्ची को प्यार से समझाने के बदले उसे ये एहसास दिला दिया कि ये सब कुछ तेरे लिए कितना इरिटेटिंग है और तू कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इस वक्त उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो जो अपनी बच्चों वाली हरकतें करती थी ना, उसे इमोशंस कहते हैं, जो हम उसी इंसान को दिखाते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। वो तेरे साथ कंफर्टेबल थी तो इसी वजह से वो अपने इमोशंस, जिससे तू बच्चों वाली हरकतें बोल रहा था ना, वो तुझे दिखाती थी। उस बच्ची को शायद बचपन से ही प्यार नहीं मिला होगा तो तुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू उसे वो प्यार देगा, पर बदले में तूने क्या किया? उसके इमोशंस को उसका बचपना बताकर उसे किसी मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने के लिए कहा। चल मुझे एक बात बता कि क्या वो सच में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इतनी मैच्योर है जो तो उसे वैसे बिहेव करने के लिए बोल रहा था? नहीं होगा तुझसे यार, और तू भी उस बच्ची के साथ वही कर रहा है जो उस लड़के अंश ने किया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हूर को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया और तू उसे इमोशनली टॉर्चर कर रहा। एक काम कर, जाने दे उसे। तभी आदित्य अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या बोला तूने? मैं उसे जाने दूं? बिल्कुल भी नहीं, मेरी जान है वो। माना कि मैं सबसे बड़ा बास्टर जो बिना कुछ सोचे समझे मैंने उससे वो बात बोल दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता और मुझे उसकी चिंता नहीं है। आई विल आस्क फॉर सॉरी फॉर हर, और मुझे यकीन है कि वह मुझे माफ़ कर देगी। हाँ, आई विल आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस। इतना कहकर आदित्य सीधे रूम के अंदर जाता है और देखता है कि निधि अपना काम कर चुकी थी और हूर अब तक वहीं बेड पर सो चुकी थी। तभी आदित्य हूर के पास आता है और उसे हूर के चेहरे पर आंसुओं के निशान दिखते हैं जो कि अब तक सूख चुके थे। तभी निधि आदित्य के पीछे से आते हुए कहती है, सर आपका शक सही था, हर विनेजा इज वेरी बैडली डैमेज एंड आई विल टेक लिटिल मोर टाइम टू हील एज शी इज स्टिल वीक। आदित्य बिना निधि की तरफ देखे बस एक छोटा सा ओके कहता है। तभी आदित्य सोती हुई हूर की तरफ देखते हुए आदित्य से कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई भी हक नहीं है, पर फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने जो कुछ भी इस बच्ची से थोड़ी देर बाद कहा था, शायद उस बात का बहुत गहरा असर हुआ है इस पर। तभी तो ये पहले चेक कराने के लिए भी रेडी नहीं थी, पर जब आपने इसे डांटा उसके बाद
से उसने एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं निकाला। जब मैं उसे चेक कर रही थी तभी वो बच्ची अपने आंसू कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, पर उससे वो भी नहीं हो रहा था। उसी से मुझे ये पता चल रहा था कि बच्ची सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो चीखी चिल्लाई नहीं है और उसके एक्सप्रेशंस पूरे ब्लैंक थे। निधि की बात सुनकर आदित्य एक बार फिर से हूर की तरफ देखता है और फिर उसे पछतावा होने लगता है। अपने आप पर गुस्सा आता है और खुद से नफरत सी होती। तभी आदित्य अपने आप को कंट्रोल करते हुए निधि से पूछता है, व्हाट वी शुड डू फॉर द हेलिंग्स हर द इंजरी। तभी निधि आदित्य की को प्रिस्क्रिप्शन देती है और उससे कहती है, मैंने इसमें कुछ मेडिसिन लिखी है, आप ये उसे खिलाइएगा। आदित्य उस प्रिस्क्रिप्शन को अपनी पैंट की जेब में रखता है और फिर हूर को धीरे से अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर लेकर चला जाता है। इधर अर्जुन जब आदित्य को हूर को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखता है तभी वो डर जाता है और आदित्य के पास उसते हुए पूछता है, अदु हूर को क्या हुआ है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अर्जुन को बताता है कि वो सो रही है। तभी अर्जुन हूर के माथे पर किस करता है और फिर आदित्य से कहता है, ठीक है, उसे घर लेकर जा और भगवान के लिए फिर से उसे हट मत कहना। पहले से ही वो अंदर से टूटी हुई है और उस पर तूने बच्ची के जख्मों पर नमक डालकर उसे फिर से फ्रेश कर दिया है। और लेस्ट लेट द स्मॉल गर्ल्स लाइव अ लाइफ विद द प्लेस। आदित्य तो बस अपना सिर हिलाता है और फिर हूर को लेकर वहाँ से चला जाता है। पैराडाइज। आदित्य के रूम में हूर जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को आदित्य के रूम पर अकेली देखती है। आदित्य वहाँ नहीं था, पर तभी उसे बाथरूम से कुछ पानी की आवाज़ें आने लगती हैं। तब वो झट से समझ जाती है कि आदित्य इस वक्त बाथरूम में है। तभी हूर को आदित्य की बातें याद आती हैं जो उसने गुस्से में हूर से कही थी। उन बातों को याद करते ही हूर की आंखें भर आती हैं। तभी हूर हड़बड़ाते हुए खुद से ही कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हूर की वजह से यहाँ सबको परेशानी होगी और सबसे ज़्यादा तो अदू को होगी। मैं उन पर बर्डन नहीं बन सकती और वैसे भी सब तो बोलते हैं कि हूर मनहूस है। अगर मेरी वजह से यहाँ कुछ बुरा हुआ तो नो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं चली जाऊँगी, यहाँ से दूर चली जाऊँगी। इतना कहकर हूर बेड से उठती है और फिर वैसे ही बिना अपनी चप्पल पहने नंगे पैर ही रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर आते ही हूर की नज़र कुछ सर्वेंट पर पड़ती है जो अभी नीचे हॉल पर अपना अपना काम कर रहे थे। तभी उन सर्वेंट को देखकर हूर मन में ही सोचने लगती है, अगर इन लोगों ने हूर से कुछ पूछा तो हाँ, तो मैं बोल दूंगी कि मैं बाहर गार्डन की ओर जा रही हूँ और मैंने अदू से पूछ लिया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर आज फर्स्ट टाइम मुझे बोलना पड़ेगा। बाबा जी प्लीज हूर को सॉरी दे देना आप। तभी हूर दबे पैर सीढ़ियों से नीचे आती है और जब सर्वेंट हूर से पूछते हैं तभी हूर उन्हें गार्डन का बोलकर वहाँ से निकल जाती है
और फिर अपना दिमाग लगाते हुए पैराडाइज से भी बाहर चली जाती है। इधर आदित्य के रूम में जब आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, तभी उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर पड़ती है, जहाँ कुछ देर पहले वो सोई हुई थी। पर इस वक्त बेड पर हूर नहीं थी। बेड को ऐसे खाली देखकर आदित्य घबरा जाता है और हूर को ढूंढने लगता है। आदित्य अपना पूरा रूम चेक करता है, पर हूर उसे कहीं नहीं मिलती। वो तो हूर को आवाज़ लगाता है, हूर कहाँ हो आप? देखो, अदू के साथ ऐसी मस्ती नहीं करते बेटा। हूर। पर आदित्य को ना ही हूर की आवाज़ आती है और ना ही खुद हूर उसके आगे आती है। तभी आदित्य झट से अपने कपड़े पहनता है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ टॉवेल पर था। आदित्य झट से अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर आता है। तभी उसे कुछ सर्वेंट हॉल पर दिखाई देते हैं, तो आदित्य उनके पास आता है और फिर वह उनसे पूछता है, तुम लोगों ने हूर को देखा था क्या? तभी एक सर्वेंट एकदम डरते हुए आदित्य से कहता है, यस सर, वो हूर मैडम बाहर गार्डन में गई हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य उन सब पर भड़कते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? और कब गई वो बाहर? कितना वक्त हुआ उसे? तभी दूसरा सर्वेंट डर के मारे नीचे देखते हुए आदित्य को बताता है, हमने उन्हें रोका था सर, पर तभी उन्होंने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने की परमिशन दी है, तो इसलिए हमने उनसे कुछ नहीं कहा। अभी मैडम को बाहर गए हुए 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं सर। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य की बेचैनी एकदम से बढ़ने लगती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर गार्डन की तरफ आता है। गार्डन में भी हूर उसे नहीं दिखती, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो अपनी डरी सहमी सी आवाज़ में कहता है, आप कहाँ हो एंजल? कहीं मेरी वजह से तो आप वो बाहर नहीं गई ना? अगर ऐसा है और उसे बाहर कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। तभी आदित्य मेन गेट पर जो गार्ड्स मौजूद थे उनसे हूर के बारे में पूछता है, पर उन गार्ड्स के मुताबिक हूर पैराडाइज से तो बाहर ही नहीं गई थी, क्योंकि हूर तो पीछे की गेट से ही निकल कर गई थी। आदित्य को तो अब कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि गार्ड ने उसे बताया था कि हूर गेट से बाहर गई ही नहीं। इधर हूर घर पर कहीं नहीं थी, तो ऐसे में हूर अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी आदित्य के दिमाग में कुछ याद आता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर उसमें से सीसीटीवी फ़ोटो चेक करता है। सीसीटीवी फ़ोटो देखने के बाद उसे पता चलता है कि हूर पीछे के गेट से पैराडाइज से बाहर जा चुकी थी। जब आदित्य हूर को देखता है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो शॉक्ड होते हुए खुद से कहता है, ओह माय गॉड, ये लड़की तो सच में पागल है और उसने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी। अगर उसके पैरों में चोट लग गई तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके उसे यहाँ वापस लाना होगा। मैं मेरी एंजल के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ गई है। ऐसे में मुझे उनको बताना ही होगा। आदित्य बिना कोई वक्त गंवाए अपनी गाड़ी लेकर हूर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और साथ में उन
पांचों युवी यह संसार अर्जुन को भी इन्फॉर्म कर देता है। अब आदित्य के साथ साथ वो सब पांचों और आदित्य के गार्ड्स भी हूर को ढूंढने लगते हैं। 3 घंटे बीत चुके थे पर अब तक हूर का कोई पता नहीं चल रहा था। अब तक तो आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था और बस खुद को ही ब्लेम कर रहा था। वो सब अपनी पूरी जी जान से लगे हुए थे हूर को ढूंढने पर मुंबई कोई छोटा सा शहर नहीं था। ऊपर से मुंबई जैसी सिटी में आए दिन कुछ न कुछ होते रहता था। हूर को बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। उस बच्ची को दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। आदित्य की आधी से ज़्यादा जान तो ये सोच कर जा रही थी कि भगवान न करे पर अगर हूर के साथ फिर से कुछ बुरा हुआ तो क्या करेगा और कैसे माफ़ करेगा खुद को। पिछले 3 घंटों से आदित्य पागलों की तरह हूर को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हूर बिल्कुल बेहोशी की हालत पर सड़क पर चलती जा रही थी। उसे तो कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर जा रही है या फिर उसके आजू बाजू क्या है। यहाँ तक कि उसके दोनों पैर पूरी तरह से घायल हो चुके थे और उनसे अभी खून भी बह रहा था। पर हूर का उसका भी कोई एहसास नहीं था। उस मासूम सी जान की आंखों के आगे तो एक ही सीन चल रहा था। उस मासूम से तो इस वक्त का महसूस कर जब वक्त में अंश ने अपने गुस्से की आग में जलकर उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। जब हूर को वो सब याद आता है तो उसकी रूह कांप जाती है और अब तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे अपनी बाहों में लेकर उससे कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त हूर को सच में किसी के साथ की, किसी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब आदित्य उसके पास था तब हूर को ऐसा लगा था कि आदित्य ही वो इंसान है जिसकी उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर जो कुछ भी आदित्य ने हूर से हॉस्पिटल में कहा उसे सुनकर हूर की वो उम्मीद भी टूट गई थी और वो फिर से अकेली हो गई थी, पूरी तरह से अकेली। तभी हूर चलते हुए ब्लैंक होकर खुद से कहती है, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। हूर मम्मा के सपने को पूरा करने के लिए जी रही थी और अभी तो शायद मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। हंसर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब तो मुझे उनसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और रही बात अदू की तो अब वो भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मतलब अब हूर के पास कुछ भी नहीं बचा और ना ही हूर मम्मा का ड्रीम पूरा कर सकती। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। मेरी बहन के लिए सब लोग हैं, उनसे सब प्यार करते हैं, पर आदित्य मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे अकेला नहीं रहना है, बहुत तकलीफ होती है अकेले रहने से। इससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दूँ। वैसे भी अनसन ने मुझे मेरा सब कुछ छीन ही लिया है। और पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसके आगे एक ब्लैक कार आकर रुकती है। उस कार से अचानक से उसके आगे आने की वजह से हूर घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी उस कार का दरवाज़ा खुलता है
और वहाँ से दो शख्स निकलते हैं जो शायद हूर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। वो दोनों कोई और नहीं, वही कमीने बाप और बेटे थे, आर्य और शांत। उन दोनों को वहाँ देख कर हूर बहुत ही ज़्यादा घबरा सी जाती है और उसे वैसे देखकर उन लोगों के चेहरे पर एक बहुत सी गंदी सी और शैतान इस्माइल आ जाती है। तभी शान अपने बाप की तरफ देखते हुए उससे कहता है, देखो डैड, हमें कौन मिला है, हमारी प्रिंसेस हूर खुराना। तभी यार हूर की तरफ बढ़ते हुए शान से कहता, हाँ देख तो इसो। तभी यार हूर से पूछता है, क्यों तुम्हारे उस आशिक, मेरा मतलब उस आदित्य ने तुमको जाने दिया या फिर उसने तुमको घर से बाहर ही फेंक दिया, जो ऐसी सड़कों पर भटक रही हो। इतना कहकर वो दोनों बाप और बेटे पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तभी हूर अपनी नफरत भरी नज़रों से उनकी तरफ देखती है और फिर उन दोनों से कहती है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, बहुत 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 गंद। इससे पहले कि हूर अपनी बात पूरी करती, आर हूर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उस थप्पड़ की वजह से हूर के होंठों के किनारे से खून निकलने लगता है। तभी यार हूर के बालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम्हें अभी पता चला कि हम कितने बुरे हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सलाखों के पीछे और उसे बेल भी नहीं मिल रही है। हार की बात सुनकर हूर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आती है और वो आर से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो आपको उनका बुरा नहीं लगा, पछतावा नहीं हुआ उसका। और जब आपके बेटे पर मुसीबत आई तभी आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, हूर की बात सुनकर एक पल के लिए तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते। तभी शान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हूर की तरफ देखते हुए आरे से कहता है, डैड, एक दिन भी नहीं हुआ उस लड़की को उस आदित्य के पास रहते हुए, और देखो कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलने लगी है। इससे पहले यार कुछ बोलता, हूर उनसे कहती है, क्योंकि इतने सालों से हूर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुझे लगता था कि आप लोग कभी तो मुझे समझोगे, पर नहीं, आप लोगों ने कभी आपके बेटे को नहीं रोका। उसने हूर के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया है। आपको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, क्योंकि आप खुद वो सब चाहते थे, है ना। तब यार हूर के बालों को पीछे से खींचता है और फिर अपनी नफरत भरी आवाज़ में हूर से कहता है, हाँ, हम सब वही चाहते थे। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था तुम्हें तड़पते हुए देखने में। हमें पता था कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार हमारे दीदू और अंशु से करती हो, तो हमने उसके हाथों से ही तुम्हारे साथ इतना बुरा करवाया जिसकी कोई हद ही नहीं थी। उस पर मेरे बेटे ने अपने गुस्से में अंधे होकर वो काम भी कर दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें कोई भी अफसोस नहीं है, पर तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा सजा भुगत रहा है। अगर उस दिन तुम्हारे बाप के साथ हम तुम्हें भी मार देते तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। हार की बात सुनकर हूर को तो बहुत ही बड़ा सदमा लगता है।